हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक पे। आज हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रियाविधि। ये मैंने दो डायग्राम बनाए हुए हैं। पिछले वीडियो में भी हमने स्ट्रक्चर के दौरान इनको सबको देखा था। ये दोनों द्वार कोशिकाएँ हैं जिनको चारों ओर से सहायक कोशिकाओं ने घेर रखा है। द्वार कोशिकाओं की आंतरिक भित्ति जहाँ आमने सामने होती है वहाँ रंध्र छिद्र बनता है, जिसमें यहाँ इस चित्र में ये रंध्र छिद्र खुला हुआ है अर्थात रंध्र खुले हुए हैं। इस चित्र में ये रंध्र छिद्र बंद है अर्थात रंध्र जो है वो बंद है। तो जो यहाँ ये द्वार कोशिकाएँ हैं ये मैंने आपको दो प्रकार की बताई थी। द्विबीजपत्री पौधों में इनकी आकृति किडनी या जो अपने सेम का बीज होता है उसके आकार की हो सकती है, और एक बीजपत्री पादपों में इनकी आकृति डंबल शेप प्रकार की भी देखने को मिलती है। यहाँ अपन रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रियाविधि और उनके द्वारा अलग अलग जो सिद्धांत दिए गए हैं उनके बारे में हम चर्चा करें। उससे पहले जो अपने रंध्रों के खुलने और बंद होने की जो क्रियाविधि है उसके लिए जो बेसिक कंसेप्ट है वो अपने दिमाग में सेट होना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो अपने रंध्रों का खुलना और बंद होना है वो बेसिकली डिपेंड करता है गार्ड सेल्स यानी कि रक्षक कोशिकाओं के परासरण दाब पे या उनकी परासरणीय सांद्रता पे। यही निर्धारित करता है कि रंध्र खुलेंगे अथवा रंध्र बंद होंगे। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि गार्ड सेल्स जो हैं अगर इनके ओपी यानी कि परासरण दाब के मान में वृद्धि होती है, अर्थात परासरण दाब के मान में जब वृद्धि होगी तो ऑब्वियसली बात है कि द्वार कोशिकाओं की डीपीडी के मान में भी वृद्धि होगी। जब कोशिका के डीपीडी के मान में वृद्धि होगी तो उसकी जल ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी और वो आसपास की कोशिकाओं से जल ग्रहण करेगी अर्थात यहाँ पर एंडोस्मोसिस यानी कि जिसे हम कह सकते हैं अंतःपरासरण की घटना होगी। अंतःपरासरण की घटना जब होगी तो जल अंदर जाएगा। अब जब जल अंदर जाएगा तो धीरे धीरे ओपी के मान में कमी होगी, टीपी के मान में वृद्धि होगी। एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब ओपी और टीपी दोनों बराबर हो जाएंगे। जब कहीं ओपी और टीपी जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति जो है वो कहलाती है कोशिका की टर्जिड स्टेट, यानी कि उस कोशिका की स्फीत अवस्था, अर्थात जो कोशिका है वो स्फीत अवस्था में पहुंच जाती है। और जैसे ही कोशिका स्फीत अवस्था में पहुंचती है जो रंध्र हैं वो हो जाते हैं ओपन। क्या हो जाते हैं? रंध्र ओपन अर्थात रंध्र खुल जाते हैं। अगर दूसरी कंडीशन की बात करें तो फर्स्ट कंडीशन थी अगर यही जीसी में अगर हम ओपी जो इनका परासरण दाब है यदि उसमें कमी हो जाए तो ओपी में कमी होने के साथ ही कोशिका की जो डीपीडी है उसके मान में भी कमी हो जाएगी। अब कोशिका के डीपीडी के मान में कमी होगी और आसपास की कोशिकाएं, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि जीसी के आसपास कोशिकाएं कौन सी हैं? सहायक कोशिकाएं। तो इनकी डीपीडी कम, इनकी डीपीडी ज़्यादा, तो जल के अणु जो हैं वो गार्ड सेल से निकल करके आसपास की जो सहायक कोशिकाएं उनमें प्रवेश कर जाएंगे, अर्थात यहाँ पर बहिःपरासरण की क्रिया होगी जिसको आप कह सकते हैं एक्सोस्मोसिस की क्रिया होगी। तो ऐसी स्थिति में इनके जीवद्रव्य या जो कोशिका रस है उसके आयतन में कमी होगी तो ऑब्वियसली बात है कोशिका जो है वो फ्लैसिड कंडीशन में पहुंच जाएगी, अर्थात हम इसे कह सकते हैं श्लथ अवस्था। और जैसे ही कोशिका श्लथ अवस्था में पहुंचेगी रंध्र क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। तो ये जो बेसिक कंसेप्ट है यदि ये आपके दिमाग में सेट हो जाता है तो आगे अपन जो भी थ्योरीज पढ़ने जा रहे हैं वो आपको इजीली समझ में आ जाएंगी। तो इन्हीं के क्रम में सबसे पहले जो सिद्धांत दिया गया है वो है स्टार्च शर्करा अंतर परिवर्तन सिद्धांत या स्टार्च शर्करा थ्योरी या स्टार्च शुगर थ्योरी। ये जो इसके प्रतिपादक हैं, इसके प्रतिपादक जो हैं वो हैं, वैज्ञानिक का नाम है सायरे और एक दूसरे वैज्ञानिक का नाम है लॉयड। स्टार्च शर्करा सिद्धांत या स्टार्च शुगर थ्योरी जो है, इन्होंने वैज्ञानिकों ने क्या बताया कि दिन के समय यानी कि दिन के समय जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो उपरंध्रीय गुहा में या कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो काफ़ी कम रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम रहती है तो जो पीएच का मान है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और जब पीएच का मान बढ़ जाता है तो ऐसी स्थिति में जो कि स्टार्च जो कि जल में अघुलनशील है वो एक एंजाइम यानी कि दिन के समय जब पीएच का मान बढ़ जाता है और लगभग 7.5 के आसपास पहुंच जाता है तो एक एंजाइम जिसका नाम है फॉस्फोराइलेज, क्या नाम है एंजाइम का? फॉस्फोराइलेज। फॉस्फोराइलेज एंजाइम की उपस्थिति में ये जो स्टार्च है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें? शुगर में। अब शुगर कौन सी? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट।
अब ये जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है जो कि क्या है, जल में घुलनशील है, जैसे ही ये निर्मित होती है तो कोशिकाओं के ओपी के मान में वृद्धि होती है। जैसे ही ओपी के मान में वृद्धि होती है अर्थात डीपीडी के मान में वृद्धि होती है, तो जो गार्ड सेल्स हैं यानी कि ये जो रक्षक कोशिकाएं हैं, इनकी डीपीडी जैसे ही बढ़ती है, इनकी डीपीडी जैसे ही बढ़ती है तो ये आसपास की कोशिकाओं से जल ग्रहण करती हैं, अर्थात यहाँ पे एंडोस्मोसिस या अंतःपराशरण की क्रिया होती है। अंतःपराशरण की क्रिया के फलस्वरूप जो कोशिका है वो टर्जिड कंडीशन में आ जाती है, अर्थात स्फीत अवस्था में आ जाती है, और जो रंध्र हैं वो यहाँ आपके खुल जाते हैं, अर्थात रंध्र ओपन हो जाते हैं। अब बात आती है रात्रि के समय, तो रात्रि के समय उल्टा है, नाइट यानी कि रात्रि के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि होती है, जिसकी वजह से पीएच के मान में कमी होती है, और पीएच का जो मान है वो लगभग कहाँ पहुंच जाता है, 5। तो दिन के समय 7.5 जो कि क्षारीय अवस्था है, और रात्रि के समय 5 जो कि एसिडिक कंडीशन को यानी कि अम्लीय अवस्था को शो करती है। ऐसी स्थिति में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट या जो शुगर है वो पुनः वापस किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्टार्च में, और स्टार्च जो है जो कि जल में अघुलनशील है या इनसोल्यूबल है, जिसकी वजह से ओपी के मान में क्या हो जाती है, कमी। ओपी के मान में कमी होती है तो ऑब्वियसली बात है डीपीडी के मान में कमी होती है। अब गार्ड सेल्स की डीपीडी का मान कम, आसपास की कोशिकाओं की डीपीडी का मान ज़्यादा, तो होगा क्या, यहाँ से कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की ओर जल के अणु प्रवेश कर जाएंगे, अर्थात जीसी से जल के अणु निकल करके सहायक कोशिकाओं में चले जाएंगे, अर्थात यहाँ पर एक्सोस्मोसिस यानी कि बहिःपराशरण की क्रिया होगी, और बहिःपराशरण की क्रिया के फलस्वरूप जो कोशिका है वो फ्लैसिड कंडीशन में पहुँच जाती है, अर्थात इस श्लथ अवस्था में पहुंच जाती है। और जैसे ही कोशिकाएं गार्ड सेल्स यानी कि जो रक्षक कोशिकाएं हैं, जो द्वार कोशिकाएं जैसे ही फ्लैसिड कंडीशन में पहुंचती हैं, जो रंध्र हैं वो यहाँ क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट थ्योरी है जो कि अपने सिलेबस में दी हुई है वो है स्टीवार्ड परिकल्पना। स्टीवार्ड परिकल्पना में और सायरे व लॉयड के द्वारा दी हुई जो अपनी ये स्टार्च शुगर परिकल्पना है, इसमें कोई ज़्यादा विशेष अंतर नहीं है। स्टीवार्ड ने इन्हीं की परिकल्पना को थोड़ा और आगे बढ़ाया। इन्होंने क्या कहा कि दिन के समय स्टार्च जो है वो शुगर में कन्वर्ट होती है, और जो शुगर है वो होती है G1P, जिसके लिए कंडीशन क्या क्या है, CO2 लो, pH ज़्यादा, pH की वैल्यू 7.5, और एंजाइम फॉस्फोराइलेज एंजाइम की एक्टिविटी से ये G1P में कन्वर्ट होती है। इन्होंने इसको थोड़ा और आगे बढ़ाया। इन्होंने कहा कि यहाँ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है वो आगे और विश्लेषित होता है, जहाँ ये म्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में, कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, म्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में G6P अर्थात ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। यहाँ ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एक एंजाइम जिसका नाम है हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ये ग्लूकोज और ATP का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, ATP का निर्माण करता है। अब चूंकि ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट इन दोनों की तुलना में जल में और भी ज़्यादा घुलनशील है यानी कि सोल्यूबल है, जिसकी वजह से जो गार्ड सेल्स हैं उनके ओपी के मान में या परासरण दाब के मान में या उनकी परासरण सांद्रता जो है वो और भी बढ़ जाती है। जैसे ही परासरण सांद्रता बढ़ती है कोशिकाओं के डीपीडी के मान में भी वृद्धि होती है। जैसे ही कोशिकाओं की डीपीडी बढ़ती है एंडोस्मोसिस यानी कि अंतःपरासरण की क्रिया संपन्न होती है। अंतःपरासरण की क्रिया के फलस्वरूप जो गार्ड सेल्स हैं वो फूल करके टर्जिड कंडीशन में आ जाती हैं, और टर्जिड कंडीशन में आने के साथ ही रंध्र जो हैं वो हो जाते हैं ओपन। रंध्र क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। अब इसी सिद्धांत के अनुसार जब रात्रि की बात आती है तो रात्रि के दौरान ये सारी की सारी प्रक्रिया स्टार्च शुगर सिद्धांत के अकॉर्डिंग चलती है, जहां रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ती है, पीएच के मान में कमी होती है, पीएच की वैल्यू जो है वो 5 चली जाती है, और माध्यम जो है वो एसिडिक हो जाता है, जहां ग्लूकोज 1 फॉस्फेट यानी कि आगे जो म्यूटेज एंजाइम वगैरह एक्सोकाइनेज वगैरह हैं वो आगे क्रिया नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है यानी कि G1P जो है वो वापस इंटर कन्वर्जन के थ्रू स्टार्च में कन्वर्ट होता है। चूँकि स्टार्च जल में इनसोल्यूबल है, जिसकी वजह से OP के मान में कमी होती है। OP कम तो आपका इधर DPD यानी कि जो गार्ड सेल्स हैं उनकी DPD कम होने की वजह से एक्सोस्मोसिस की घटना घटित होती है, और एक्सोस्मोसिस होने के साथ ही कोशिकाएं जो है उनका आयतन जो है कोशिका द्रव्य का या जो जीव द्रव्य का वो आयतन कम हो जाता है, और जो कोशिकाएं हैं वो फ्लैसिड कंडीशन में चली जाती हैं। जैसे ही कोशिकाएं फ्लैसिड कंडीशन में जाती हैं यहाँ जो रंध्र हैं वो हो जाते हैं क्लोज। रंध्र क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं।
तो इन दोनों सिद्धांत के अनुसार हमने यहाँ रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रियाविधि पढ़ी। अगले वीडियो में हम एक और महत्वपूर्ण जो सिद्धांत दिया गया है, सक्रिय पोटेशियम आयन अभिगमन सिद्धांत, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।